ऑनलाइन क्लास टीचिंग में कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। हमारा अध्याय 1 पूरा हो चुका है। आप लोगों ने इसमें जो अपनी सहभागिता की, सभी बच्चे उसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। दूसरा अध्याय है एक चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये रेखिक समीकरण हम कक्षा 6 और 7 में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका कुछ पुनरावलोकन कर लें। हमने 6 और 7 में क्या पढ़ा था उसके बारे में। एक चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं। तो इससे पहले हमने बीजगणित में पढ़े थे व्यंजक। हमने पढ़े थे व्यंजक। तो व्यंजक क्या होते हैं? जो चर और अचर को जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने से बनते हैं। जैसे x + 5 z - 3 4z या x/5। ये सब क्या है? चर और अचर से मिलके बने हैं। तो इनमें चर और अचर क्या है? देखो, इसमें पहले वाला जो व्यंजक है, इस व्यंजक में एक तो है x, दूसरा है +5। तो x क्या है? ये बीजगणितीय अंक है, अक्षर अंक है। x का मान कितना है? इसका मान अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। x का 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। लेकिन जो 5 है, 5 का मान हमेशा एक समान रहेगा, इसलिए 5 को अचर कहेंगे। 5 का मान बदलेगा नहीं। 5 पेन जितनी भारत में होंगी उतनी ही 5 पेन नेपाल में भी या इंग्लैंड में भी होंगी। सब इसका मान किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। 5 का मान, x का मान अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकता है। x का मान कुछ भी हमें पता नहीं है कितना है, यह अज्ञात संख्या है, तो इसको हम कहते हैं चर। और जो अंकगणित की संख्या है उनको कहेंगे अचर। तो इसमें x चर है और 5 अचर है। इसी प्रकार z - 3, z चर है और -3 अचर है। 4z ये गुणा करके बना है, 4 गुणा z से 4 अचर है और z चर है। इसी प्रकार x/5 x चर है और 5 अचर। तो अब समीकरण कैसे बनाते हैं? हम अब समीकरण बनाना सीखेंगे। समीकरण कैसे बनाते हैं? समीकरण के दो पक्ष होते हैं। पिछले साल भी हमने पढ़ चुके थे आप लोग सरल समीकरण बनाने। x + 5 = 12। तो व्यंजन में क्या था? व्यंजक में केवल एक ही पक्ष था, x + 5 y - 3। इसमें दो पक्ष हो गए, x + 5 पहला पक्ष और दूसरा पक्ष बार। जैसे तराजू है, तराजू के दो पलड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। सामान खरीदते हैं तो हमें एक तराजू दिखाई देता है, और जो हमेशा संतुलित अवस्था में रहता है और बीच में इसका एक बैलेंस वाला बिंदु होता है। तो यहाँ भी इसके समीकरण भी ठीक इसी प्रकार है। x + 5 = बार। इसमें दो पक्ष हैं, पहला पक्ष x + 5, दूसरा पक्ष है बार। तो पहले पक्ष को जो बाईं ओर है, बराबर के बाईं ओर है, उसको कहते हैं LHS, राइट हैंड साइड। और जो दूसरी बराबर के दूसरी तरफ है उसको कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो समीकरण की विशेषता है, समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे, उसके क्या गुण हैं? तो सबसे पहले दो पक्ष होने चाहिए। दूसरा, देखो इस समीकरण में चर होना जरूरी है भाई। जैसे हमारे पास है 3 + 5 = 7। इसमें भी दो पक्ष हैं, 3 - 4 = 7, लेकिन कोई भी चर इसमें नहीं है, तो यह समीकरण नहीं है, समीकरण की परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक चर नहीं है। दूसरी विशेषता है कि इसमें कम से कम एक चर का होना, अधिक भी हो सकते हैं, कम से कम एक चर का होना आवश्यक है। इसमें समीकरण में दो पक्ष होने चाहिए, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, LHS और RHS। कम से कम एक चर होना चाहिए, कम से कम एक चर होना चाहिए। और क्या विशेषता है तीसरी? दोनों पक्षों के बीच
पक्षों के बीच समता का चिन्ह, समता या बराबर, इक्वल, ये चिन्ह जरूरी होना चाहिए। यदि हमारे पास है 3x ग्रेटर देन 5, 3x ग्रेटर देन 5, तो यह समीकरण की परिभाषा में नहीं आएगा क्योंकि बीच में समानता का चिन्ह नहीं है। तो किसी भी समीकरण के लिए समीकरण की विशेषता क्या है? कोई भी चीज़ समीकरण है, कोई भी ये समीकरण है या नहीं, उसको हम कैसे जानेंगे? यह समीकरण है या नहीं, दो पक्ष होने चाहिए और कम से कम एक चर होना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच समता या इक्वल या बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तभी वह समीकरण माना जाएगा। तो देखो इसमें जो है x+5 में एक चर है, तो ये एक चर वाला समीकरण है। क्या है? एक चर वाला समीकरण। तो अब रेखिक समीकरण, दूसरी चीज एक और है कि रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जिसमें एक चर होगा वह एक चर वाला समीकरण होगा। क्या दो चर वाले समीकरण भी हो सकते हैं, जैसे x+y बराबर 13। तो इसमें दो पक्ष हैं, बराबर का चिन्ह है और चर दो है भाई, एक x है दूसरा y है, तो इसमें चर दो है, तो ये दो चरों वाला समीकरण हो गया। अब जैसे एक और देखें हम, 3x+5 बराबर 2x - 3, ये है। अब इसमें कितने चर हैं? देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 3x है, यहाँ पर 2x है, लेकिन ये दोनों में जो है x ही है, वो एक ही माना जाएगा। यदि ऐसा होता 3x+5 बराबर 2y - 3, तो यहाँ पर चर x है और यहाँ पर चर y है, तो ये एक चर वाला नहीं दो चर वाला होगा और ऊपर वाला एक चर वाला होगा। एक चर वाला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये एक चर वाला समीकरण है, ये दो चरों वाला समीकरण है। इसी प्रकार ये भी दो चर वाला समीकरण है। तो एक चीज हमारे क्लियर होगी कि एक चर वाला समीकरण कौन होता है? जिसमें केवल एक ही चर होता है। तो जिसमें एक ही चर, अब देखो एक चर वाले की विशेषता क्या है? जो एक चर वाला समीकरण होगा उसकी विशेषता क्या है? अब यहाँ देखो x+5 बराबर 12 है। अब देखो अनुमान लगाओ, इसको अनुमान से हल करें हम कि कितने में 5 जोड़ने पर 12 आ जाए। कितने में 5 जोड़ने पर 12 आएगा? 7 में। तो x का मान 7 हो गया, x बराबर 7। तो x की जगह किसी अन्य मान को रखें, हम 1 रखें, तो 1 में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, 12 नहीं आएगा। 2 रखोगे, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 12 नहीं आएगा। 3 रखोगे, 5 3 है 8, 12 नहीं आएगा। 10 रखोगे, 10 5 15 नहीं आएगा। तो किसको रखने में आ रहा है? 7 रखने में। 7 + 5 बराबर 12। तो x का मान केवल एक ही मान है जिससे यह समीकरण संतुष्ट होता है, x बराबर 7, बाकी किसी से नहीं। चर वाला जो ये समीकरण है यह कितनों से हो रहा है संतुष्ट? केवल एक मान से संतुष्ट हो रहा है। इसकी दो विशेषता हमने देखी, एक तो एक चर था, दूसरा एक ही मान से ये संतुष्ट हुआ। x का मान 7 रखने पर ही यह संतुष्ट हो रहा है। अन्य चीज़ों को रखने पर, माना 10 रख दें तो 10 5 15, यहाँ 12 है, संतुष्ट नहीं होगा। तो अब दूसरा है रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण क्या है? अब कुछ समीकरणों को हम यहाँ देखते हैं। देखो x+5 बराबर 8, दूसरा x² बराबर 16। x+5 बराबर 8 पहला समीकरण है, तो इसमें x का मान क्या होगा? अनुमान लगाएं। x का मान होगा, 5 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए? 3, तो x बराबर 3 होगा, एक मान से संतुष्ट होगा। अब x² बराबर 16 है, किसका वर्ग 16 होता है? देखो एक तो हम 4 का वर्ग कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 है, तो x बराबर 4 हो गया। यदि हम -4 का वर्ग करें, देखो -4 गुणा -4 बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौको 16, ये भी 16, तो x बराबर -4 भी हुआ। तो ये वाला समीकरण x² बराबर 16 है,
यह दो मानों से संतुष्ट हो रहा है, 4 रखने पर भी संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 है। और -4 रखने पर भी -4 माइनस गुणा माइनस प्लस 4 चौको 16, इसमें भी संतुष्ट हो गया। तो इसमें x के दो मान आ गए। x बराबर पहले में आया 4, दूसरे में आया -4। तो पहला वाला समीकरण जो था ये केवल एक मान के लिए संतुष्ट हुआ, x बराबर 3। और ये वाला समीकरण x के दो मानों के लिए संतुष्ट हुआ, x बराबर 4 के लिए भी, x बराबर -4 के लिए भी। तो जो एक मान के लिए संतुष्ट होगा उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये दो मानों के लिए संतुष्ट हुआ, इसको द्विघात समीकरण, इसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण भी हो सकता है, x³ + 5x बराबर 16। ये सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण होगा। तो देखो, जो एक घात वाला समीकरण था उसमें x के केवल एक मान से संतुष्ट हो रहा है। जो दो घात वाला था वह x के दो मानों से संतुष्ट हो रहा है। और जो तीन घात वाला हो, इसी प्रकार जो तीन घात वाला होगा वह x के तीन घातों से संतुष्ट हो। तो इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा गया? यदि हम इसका ग्राफ खींचें, ग्राफ कैसे होता है? एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। यदि हम इसमें ग्राफ खींचें, इस रेखा का ग्राफ खींचना अगली कक्षा में आप पढ़ोगे, तो इसका ग्राफ, जो एक घात वाला समीकरण होता है उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होती है, एक रेखा होती है। तो इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं या सरल समीकरण भी कहते हैं। इसके विपरीत यदि हम द्विघात वाले समीकरण में जाएं, द्विघात वाला समीकरण में x के दो मान आए, देखो +4 और -4। तो ये इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ये x के दो मान आए, देखो एक क्या आया +4, दूसरा -4। तो ये u के आकार का बनेगा लगभग। x को दो बार काटेगा, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ पर काट रहा है। और ये वाला सरल समीकरण x को केवल एक बार काटेगा, x का मान जैसे 3 पर, जैसे यहाँ x का मान 3 है तो 3 पर काटेगा, ये दो जगह काटेगा। और तीन घात वाला x को तीन जगह काटेगा, देखिए 1 2 3, माना ये x है पूरा, इस x को तीन जगह काटेगा। द्विघात वाला x को दो जगह काटेगा। और एक घात वाला जो समीकरण होगा वह x को एक बिंदु पर काटेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक सरल रेखा होती है, तो इसलिए इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब अगला है, इसी में रैखिक समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। इसे पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था, रैखिक समीकरण x + 5 बराबर 12। रैखिक समीकरण एक क्या, इस समीकरण क्या है? एक तराजू की तरह है। माना तराजू में हमने यहाँ पर 2 किलो का बांट रखा है, तो यहाँ पर 2 किलो चीनी भी है, 2 किलो चीनी भी रखी होगी, तो तभी यह संतुलित अवस्था में होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हम समीकरण के एक तरफ, इसमें भी दो पक्ष हैं तराजू में भी, इस 2 किलो में फिर 1 किलो और बढ़ा दें, 1 केजी और बढ़ा दें, तो हमें यहाँ चीनी की मात्रा भी 1 किलो और बढ़ानी पड़ेगी, तो जिससे यह क्या होगा? संतुलित अवस्था में रहेगा। यदि हम यहाँ से 1 किलो का वजन हटा दें तो यहाँ से 1 किलो वजन हटाना भी पड़ेगा। तो जो हम LHS में करेंगे वही RHS में भी करेंगे, तभी यह संतुलित अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार समीकरण में भी यही करेंगे। यदि हम LHS में कुछ कर रहे हैं तो RHS में भी वही क्रिया करनी पड़ेगी, ताकि समीकरण संतुलित अवस्था में रहे। तो समीकरण को हल करने का अर्थ है x का मान निकालना। x के साथ हमारे पास है +5, तो x का मान कब निकलेगा? जब +5 हटेगा, तब x का मान आएगा। तो इस +5 को हमने हटाना है,
तो +5 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे होगा 5 माइनस 5 बराबर 0 होता है, तो तभी ये हटेगा। 5 में से 5 घटा देंगे, धन 5 है, तो हम 5 में से 5 घटाएंगे तब 0 आएगा। तो इस 5 को हटाने के लिए, ये +5 है तो हम -5 को लाएंगे, तो x +5 समीकरण में पहले से था, हमने इस 5 को हटाने के लिए -5 लाए, तो ये LHS में किया। यही चीज़ यहाँ भी करनी पड़ेगी, यदि यहाँ नहीं करेंगे तो समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ 12 है, तराजू की तरह, ये तराजू में हम एक तरफ 5 कम कर दिया, तो दूसरी तरफ भी हमने दूसरे पार्डे में भी 5 को कम करना पड़ेगा। माना ये तराजू है, यहाँ x +5 था, तो हमने ये 5 कम कर दिया, तो दूसरे पक्ष में भी तराजू संतुलित अवस्था में रहे। यहाँ 5 कम किया तो यहाँ भी 5 कम करेंगे। अब देखिए 5 माइनस 5, 5 में से 5 कटा 0 हो गया, ये कट गए। यहाँ x बचा बराबर 12 में से 5 घटा 7, x बराबर 7। तो इसी प्रकार ये हमने पिछले साल पढ़ा था। अब हम पक्षांतर विधि को करेंगे, इसी सवाल को पक्षांतर विधि से। x + 5 बराबर 12, तो हमें x 4 कौन है, x है, इसका मान निकालना है। x के साथ +5 है, तो +5 हमने हटाना पड़ेगा, तो इसका हम पक्षांतर करेंगे 5 का पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करने, इस 5 को +5, यहाँ +5 है तो इसको यहाँ ले जाएंगे, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये ध्यान रखें हमेशा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, जिसका पक्षांतर करोगे उसका चिन्ह बदलोगे। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो अब हमें 5 का पक्षांतर करेगा, यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ +5 है तो इसको इधर ले जाएंगे बार के साथ, ये यहाँ प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचा x बराबर 12, ये +5, यहाँ आके -5, तो x बराबर 12 में से 5 घटाओ 7, x बराबर 7 आ गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी देख लें हम, x - 3 बराबर 4। अब देखो हमें जो 4 है वह x है, x का मान निकालना है। x के साथ -3 है, तो -3 को हटाना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ ये -3 है, तो इधर 4 के साथ जाके चिन्ह बदल जाना है। देखिए चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर -3 है, तो 4 के साथ जाके के +3 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, x की जगह x बराबर, इस -3 का पक्षांतर कर दो, 4 + 3। अगला आ गया x बराबर 4 में 3 जोड़ो 7, तो x का मान हमारा आ गया 7। x का मान आ गया हमारे पास 7। इसी प्रकार जब गुणा, ठीक उल्टा कर रहे हैं, देखो यहाँ पर x प्लस था तो इसका उल्टा कर दिया, इधर माइनस हो गया, और यहाँ -3 था तो इसका ठीक उल्टा करके यहाँ +3 कर दिया दूसरी तरफ +3 हो गया। तो अब इसी प्रकार यदि गुणा है, देखो 2x बराबर 18 है, देखो यहाँ हमें x का मान निकालना है। x के साथ 2 है, 2 का गुणा है, 2x मीन्स 2 गुणा x। यदि ये होता 2 + x होता तो हम कहते इसको x में 2 जोड़ा है, लेकिन यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, 2x बराबर 18। यदि +2 होता तो इसको यहाँ ले जाते हम, x बराबर 18, ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाता, तो x बराबर हो गया 18 में से 2 घटा के 16। लेकिन यहाँ 2x है तो ये गुणा हुआ, 2x बराबर 18। तो ध्यान देना, यहाँ 2x बराबर तो हुआ 2 गुणा x, और 2 + x बराबर ये जोड़ हुआ, 2 + x बराबर 18, ये तो बीच में जोड़ है, और 2x बराबर ये गुणा है, 2x बराबर 18। तो अब x बराबर निकालना है हमें, तो 2 को हटाना पड़ेगा। 2 यहाँ गुणा है तो गुणा का उल्टा भाग होता है, तो यहाँ 2 का गुणा है तो इधर भाग कर दो, तो ये हो जाएगा 18/2, 2 का भाग 18 में 9 बार, तो x बराबर 9 आ गया। अब भाग हो कहीं पर, देखो जैसे y/3 बराबर 6। अब देखो 4y है, y का मान हमें निकालना है,
इसके बट्टे में 3 है, 3 का भाग है, तो अब इस 3 को हटाना है हमें, तब है y का मान निकलेगा। तो y बराबर ये 3 का भाग है तो इसका गुणा कर देंगे, ठीक उल्टा 6 गुणा 3, y बराबर 6 तियां 18। तो देखो एक बार फिर देखें, यदि चर के साथ कोई संख्या प्लस है तो पक्षांतर करने में दूसरी ओर माइनस हो जाए। दूसरा, यदि चर के साथ कोई संख्या पहले माइनस में है, घट रही है, तो उसको दूसरी ओर जोड़ देंगे। तीसरा, यह चर के साथ किस संख्या का गुणा है तो दूसरी ओर उसका भाग कर देंगे। और चौथा, चर में किसी संख्या का भाग है तो उसका दूसरी ओर गुणा, ठीक उल्टा। देखो चर के साथ प्लस में है तो दूसरी ओर उसको माइनस करेंगे। चर के साथ कोई संख्या माइनस में है तो दूसरी ओर उसको प्लस जोड़ देंगे। चर के साथ कोई संख्या गुणा में है तो दूसरी ओर उसका भाग कर देंगे। ये चर के साथ कोई संख्या भाग में है तो दूसरी ओर उसको गुणा कर देंगे, ठीक उल्टा। तो ये 4 नियम आएंगे पक्षांतर विधि में। तो ये इनको इसका इनकी फ़ोटो तुम्हें भेज दी जाएगी अभी। तो समीकरणों को हल करने के नियम, इसको एक वीडियो एक बार अच्छी तरह से तुम लोग देख लें और इसके बाद अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। और ये समीकरणों के हल करने के नियम एक बार फिर आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। यदि चर के साथ, देखिए चर के साथ पहली संख्या +5 है, तो प्लस है तो दूसरी तरफ इसको माइनस कर देंगे। x बराबर, देखो यहाँ पर 12 था तो x बराबर 12 - 5। दूसरा, अब देखो x - 3 बराबर 4। चर कौन है? x। x के साथ -3 है तो इस -3 को, यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, इधर ले जाएंगे 3 को तो ये प्लस हो जाएगा। 4 + 3 7। अब अगला सवाल है भाग में, गुणा का। 2x बराबर 18 है। 2x बराबर 18 माने 2 गुणा 18, 2 गुणा x, 2 गुणा x बराबर 18। तो x बराबर यहाँ 2 का गुणा है तो 2 का भाग कर देंगे, ठीक उल्टा। गुणा का उल्टा भाग होता है, तो 2 का हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। 2 का भाग 18 में 2 नाम 18, तो x बराबर 9 हो गया। अब चौथा है भाग देना। x/3 बराबर 6, सॉरी y/3 बराबर 6। तो चर कौन है? y। y में हमने कितने का भाग दिया है? 3 का भाग दिया है। तो इसका अब इस 3 को हमने हटाना है y का मान निकालने के लिए। तो 3 का यहाँ भाग है तो ये 3 इधर भाग है तो दूसरी तरफ गुणा हो जाएगा। तो 6 गुणा 3, 6 3 18। अब एक और बताते हैं हम। यदि हमारे पास ऐसा है 2x, ये 2/3y बराबर 8। तो इसमें देखिए ऊपर 2 है तो 2 का गुणा है, नीचे 3 है तो 3 का भाग है। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें 2 भी हटाना पड़ेगा, 3 भी हटाना पड़ेगा। तो 2 का क्या है? और इधर 8 है, RHS में 8 है। तो अब 2 को हटाना, 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, ठीक उल्टा नीचे। ये इधर गुणा में है, ये नीचे भाग में, नीचे जाएगा। और 3 भाग में है, ऊपर गुणा में जाएगा, ये। तो गुणा 3, जो इधर नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे चला। इसको कहते हैं क्रॉस गुणा या कैंची गुणा या वज्र गुणा। वज्र गुणा या कैंची गुणा या क्रॉस गुणा। जो नीचे 3 भाग में था वो गुणा में चले गया, जो 2 गुणा में था वो भाग में आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? 2 से 8 काटो, 2 चक्को 8, अब बचा 4 गुणा 3, 4 3 12, y बराबर 12। तो ये 5 नियम अभी तुम्हें लिख करके बताते हैं और इसको याद कर लेना। कल को समीकरण की प्रश्नावली हल करेंगे। धन्यवाद।